औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम स्टार्ट करने लगे हैं। इसका पहला टॉपिक हमारे पास जो है फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन में बच्चे हम कहते हैं कि फ़र्स्ट वन जो हमारे पास है वो है इकोलॉजी। कि इकोलॉजी क्या होती है। याद रखना कि टर्म इकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स आइकोस द फैमिली हाउस होल्ड एंड लॉजी मीनिंग द स्टडी। देखें बच्चे कि जो टर्म इकोलॉजी है हमारे पास, इकोलॉजी टू ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड की गई है। आइकोस का मतलब होता है फैमिली हाउस होल्ड एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब देखें यहाँ पर जो वर्ड फैमिली हाउस होल्ड है, इसका मतलब ये है कि जब एक शख्स अपने घर के अंदर दाखिल होता है तो वो अपने घर में मौजूद लिविंग और नॉन लिविंग दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कि जब घर में अगर सर्दी लग रही है तो हीटर ऑन कर देगा, गर्मी लग रही है तो फिर एसी ऑन कर देता है, अंधेरा है तो लाइट ऑन कर देता है। अब इस तरह वो नॉन लिविंग के साथ और लिविंग के घर में जो है वो माँ मौजूद है, बाप मौजूद है, बहन भाई कोई भी मौजूद है या पालतू जानवर मौजूद है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। अब इसी कॉन्सेप्ट से फैमिली हाउस होल्ड से उसने कहा, एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट हैकल, उसने कहा कि इकोलॉजी टू ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है आइकोस फैमिली हाउस होल्ड एंड लॉजी स्टडी ऑफ। कि जैसे एक शख्स अपने घर के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है, इसी तरह वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर भी जो है वो इंटरेक्ट करता है। द टर्म ओरिजिनली वाज कोइंड बाय जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल इन 1866। एक साइंटिस्ट है जर्मन जोलॉजिस्ट, जर्मनी के रहने वाला जोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो शख्स या वो साइंटिस्ट जो एनिमल्स को स्टडी करे। जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल था, उसने 1866 में जो है वो टर्म इकोलॉजी कोइंड की थी और इसको उसने जो है वो इकोलॉजिक कहा। जब उसने उसको डिफ़ाइन कहा था उसने कहा द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स टू देयर इन्वायरमेंट या सराउंडिंग। कि स्टडी ऑफ एनिमल्स टू देयर, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू देयर इन्वायरमेंट, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्पेशली एनिमल्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशनशिप को स्टडी करना जो है वो इकोलॉजिक कहलाता है। और इसी इकोलॉजिक का उसने कहा था कि दो वर्ड से डिराइव्ड है, ग्रीक वर्ड आइकोस और लॉजी। अब बच्चे हम कहते हैं कि जो अर्नेस्ट हैकल है, फर्स्ट टाइम उसने जो है वो टर्म इकोलॉजी जो है वो कॉइन की थी और उसको जो है उसने इकोलॉजिक कहा था। जब उसने डिफ़ाइन किया तो उसने कहा कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट। अब देखें, जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट क्या होता है कि सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका इन्वायरमेंट है। हमारे इर्द गिर्द जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं, लिविंग भी हैं नॉन लिविंग भी हैं, तमाम को स्टडी करना जो है वो इन्वायरमेंट कहलाता है। जिस तरह उसने कहा कि आइकोस का मतलब फैमिली हाउस होल्ड होता है कि एक शख्स जैसे एक शख्स है जैसे अपने घर के अंदर फैमिली के अंदर जो है वो अपने घर में लिविंग और नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इसी तरह वो कहता है कि ऑर्गेनिज़म जो होता है, वही कंसेप्ट कि ऑर्गेनिज़म अपने इन्वायरमेंट के साथ भी जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के साथ रिलेशनशिप रखता है। इस रिलेशनशिप को इकोलॉजी कहते हैं। अब जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट की कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो बायोलॉजिकल कंडीशन अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। कि इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, इन्वायरमेंट के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, फिज़िकल और बायोलॉजिकल। अब फिज़िकल वो तमाम नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग और जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, और बायोलॉजिकल तमाम लिविंग थिंग्स। फिज़िकल फॉर एग्जांपल में हम कहते हैं कि वाटर हो सकता है, पीएच हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकती है,
या मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो गैसेस हो सकती हैं, एयर हो सकती हैं। अब अच्छा बच्चे, तो हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक फ़िज़िकल होती हैं और दूसरी जो है वो बायोलॉजिकल। फ़िज़िकल हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है हमारे इन्वायरमेंट का, पीएच है, लाइट है, वाटर कंटेंट है, ये तमाम फ़िज़िकल पैरामीटर्स कहलाते हैं। और बायोलॉजिकल कंडीशंस या बायोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों या कोई भी लिविंग थिंग हो, तो वो इस इन्वायरमेंट का बायोलॉजिकल पार्ट कहलाता है। अब रिलेशनशिप कौन सा होता है कि देखिए हम कहते हैं कि रिलेशनशिप इंक्लूड्स इंटरेक्शन विद फिजिकल वर्ल्ड एंड विद मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज एंड सेम स्पीशीज। अब देखो हमने कहा कि जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसका आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम अपने घर के अंदर जो है वो फिज़िकल वर्ल्ड फिज़िकल थिंग्स के साथ जो है वो हम इंटरेक्शन करते हैं, इसी तरह हम दूसरी स्पीशीज़ और सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ भी जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे हम कहते हैं कि इकोलॉजी है क्या कि रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट, रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। इसके बाद बच्चे हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आती हैं, इकोसिस्टम। व्हाट इज़ इकोसिस्टम, व्हाट डू यू नो अबाउट इकोसिस्टम, या डिफाइन इकोसिस्टम। तो बच्चे एक एमसीक्यूज पूछा जाता है, हम कहते हैं कि द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज़ इकोसिस्टम। पहली बात याद रखना कि मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज़ इकोसिस्टम, कि इकोलॉजी का जो मेजर यूनिट है वो इकोसिस्टम कहलाता है। अब इस इकोसिस्टम के अंदर है क्या चीज़, इकोसिस्टम क्या होता है? हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट विद इन द कन्फाइंस ऑफ इकोसिस्टम, कि हमारे पास एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर रह के एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। अब इको पार्ट ऑफ द वर्ड इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ये जो इको है, इको का मतलब इन्वायरमेंट है, एंड सिस्टम मीन्स कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट दैट फंक्शन एज अ यूनिट। इको का मतलब इन्वायरमेंट हो गया, और जो सिस्टम पार्ट है, सिस्टम पार्ट का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट दैट फंक्शन एज अ यूनिट। द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स। याद रखना कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, लिविंग और बायोटिक एंड फिजिकल और एबायोटिक। दो कंपोनेंट होते हैं, एक लिविंग है और दूसरा जो है वो नॉन लिविंग। अब लिविंग कंपोनेंट को हम नाम देते हैं बायोटिक का, और नॉन लिविंग जो होते हैं वो बायोलॉजिकल। अच्छा बच्चे, तो हम कहते हैं कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक या लिविंग होते हैं जिसके अंदर तमाम लिविंग थिंग्स आती हैं, और दूसरे जो होते हैं वो एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स, के बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं वो एनिमल है, प्लांट है, फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस तरह के जो तमाम कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर हो सकता है, वो क्लाइमेट हो सकता है, सॉइल हो सकता है, और जो है वो वाटर हो सकता है। इसके बाद बच्चे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, या डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो देखें बच्चे, हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल सेम स्पीशीज अक्रिंग टुगेदर इन अ स्पेस एंड अ टाइम, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कोई एक स्पीशी है, उस एक स्पीशी के तमाम अफराद जो एक ख़ास जगह पर ख़ास टाइम में मौजूद हों, उसे हम उस ग्रुप को हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का। याद रखना कि पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स क्या होते हैं हमारे पास, वो स्पीशी होती है, अक्रिंग टुगेदर इन अ स्पेस एंड अ टाइम। अब देखें, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन इकोसिस्टम डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, कि जो पॉपुलेशन होती हैं प्लांट या एनिमल्स की, वो इकोसिस्टम के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकती, वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो, चाहे वो प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सम पॉपुलेशन compete विद अदर पॉपुलेशन फॉर रिसोर्सेज सच एज फूड, वाटर एंड स्पेस, कि जहाँ पर काफ़ी सारी पॉपुलेशन मौजूद हों प्लांट और एनिमल्स की, वो फूड,
वाटर और स्पेस के लिए, याद रखना, फूड, वाटर और स्पेस के लिए जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो compete कर रही होती हैं। अब सम केसेस ये होता है कि वन पॉपुलेशन इज़ द फूड रिसोर्स ऑफ अदर, टू पॉपुलेशन में म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। सम केसेस ये होता है कि एक स्पीशीज होती है या एक पॉपुलेशन होती है दूसरी पॉपुलेशन की खुराक का ज़रिया होती है, या फिर दूसरे केस में हम ये भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो म्यूचुअली बेनिफिट होती हैं कि दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रही होती हैं। तो ऑल पॉपुलेशन विद एन इकोसिस्टम आर नोन एज कम्युनिटी। याद रखना कि तमाम पॉपुलेशन एक ही इकोसिस्टम के अंदर तमाम पॉपुलेशंस का ग्रुप या मजमूआ जो है वो कम्युनिटी कहलाता है। मतलब कि एक स्पीशी होगी, एक स्पीशी के जितने अफराद एक ख़ास जगह पर होंगे वो वहाँ की पॉपुलेशन होगी। लेकिन जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं वो विद इन एन इकोसिस्टम, कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ पॉपुलेशंस होती हैं वो वहाँ की कम्युनिटी कहलाती हैं। एंड और इन वन और एन अदर मैनर इंटरकनेक्टेड टू वन एन अदर, और वो तमाम पॉपुलेशंस जो होती हैं ये भी याद रखना एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे। डिफाइन पॉपुलेशन या डिफाइन कम्युनिटी। पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं पॉपुलेशन जो है वो इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स को हम स्पीशी कहते हैं कि एक ही स्पीशी के तमाम अफराद जो एक ख़ास जगह पर ख़ास टाइम के लिए मौजूद हो वहाँ की पॉपुलेशन कहलाएगी। कम्युनिटी के अंदर हम क्या कहते हैं कि तमाम पॉपुलेशन जो एक ख़ास एरिया में मौजूद हों, एक ख़ास इकोसिस्टम में मौजूद हों, तमाम पॉपुलेशन काफ़ी सारी प्लांट्स और एनिमल्स की जो मिल के हैं वो कम्युनिटी बनाती हैं, और वो तमाम पॉपुलेशन जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। इसके बाद बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन के लेवल कौन से हैं बच्चे? 3 लेवल होते हैं। इंडिविजुअल लेवल है, पॉपुलेशन लेवल है और कम्युनिटी लेवल। इंडिविजुअल लेवल को स्पीशी लेवल भी कहते हैं, पॉपुलेशन लेवल होता है और कम्युनिटी लेवल होता है। इंडिविजुअल या स्पीशी लेवल क्या होता है कि डिफाइन स्पीशी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड टुगेदर। बच्चे याद रखना कि ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप दैट कैन इंटरब्रीड टुगेदर, जो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और जो है इंटरब्रीडिंग के बाद वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, तो उस ग्रुप को हम नाम देते हैं स्पीशी का। अब सच ग्रुप मेंटेन अ सर्टेन पार्टिकुलर सेट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। तो बच्चे याद रखना कि उस ग्रुप के अपने जो है वो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी दूसरी स्पीशी के साथ जो है वो मैच नहीं करते। इसी तरह बच्चे जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशी लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया अंडर सिमिलर इन्वायरमेंट इन अ गिवन टाइम एंड शेयर द सेम इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। देखें पॉपुलेशन क्या है कि एक ही सिमिलर स्पीशी, एक ही स्पीशी का ग्रुप जो एक पार्टिकुलर एरिया जगह पर रहते हों, ख़ास जगह पर रहते हैं, वहाँ जो है वो सबको इन्वायरमेंट सेम मिलता है एक ख़ास वक्त में, और जो है वो एक दूसरे के साथ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट प्लांट, अगर हम गंदम के पौधे की बात करें, किसी फील्ड के अंदर गंदम का पौधा लगा हुआ है तो हम कहते हैं कि गंदम का पौधा जो है वो फर्टिलाइज़र भी उसी इन्वायरमेंट से हासिल करेगा, पानी भी, खुराक भी उसी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो हासिल करेगा। इसी तरह हम कहते हैं कि इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ नंबर, ग्रोथ रेट एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन के अंदर जो एक किसी स्पीशी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी तादाद भी मुख्तलिफ हो सकती है। ग्रोथ रेट, किसी की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। और इसी तरह एज डिस्ट्रीब्यूशन की, एज जो है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो किसी की 1 साल है, 1 दिन है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। हम कहते हैं कि जो एज होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती, बल्कि हर मेंबर की जो एज होती है वो भी दूसरे मेंबर से जो है वो वेरी करती है, मुख्तलिफ होती है। इसी तरह जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड देयर रिलेशन टू इन्वायरमेंट। हम कहते हैं
कि एक ग्रुप होता है पॉपुलेशंस, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का, एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर ख़ास जगह के ऊपर, और उनका रिलेशनशिप टू देयर इन्वायरमेंट जो है वो कम्युनिटी कहलाता है। या हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर स्पीशीज लिविंग टुगेदर। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज और डिसिमिलर स्पीशीज लिविंग टुगेदर। फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट, हम कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है कम्युनिटी है, इसके अंदर वेरियस ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होती हैं, हर्ब्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। ये तमाम की तमाम, देखो हम कहते हैं कि ट्रीज़ का भी एक पॉपुलेशन है, श्रब्स की एक पॉपुलेशन है, हर्ब्स की एक पॉपुलेशन है, मुख्तलिफ एनिमल्स की एक पॉपुलेशन है, मुख्तलिफ बर्ड्स की एक पॉपुलेशन है। अब वो एरिया जहाँ पर ये काफ़ी सारी पॉपुलेशन एक जगह पर मौजूद हों, उससे हम नाम देते हैं किस चीज़ का, उसे हम नाम देते हैं कम्युनिटी का। इसके बाद बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बायोम, के बायोम क्या होता है। मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम दोज दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन्स। हम कहते हैं कि जो इकोसिस्टम होते हैं वो इकोसिस्टम दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन्स, जो है वो बहुत सा बड़े इलाके पर मौजूद हों, कंसिस्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, और वो जो इकोसिस्टम है वो प्लांट्स और एनिमल्स पर मुश्तमिल हो। याद रखना बायोम क्या है, कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है जो ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन्स पर मुश्तमिल हो, कंसिस्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, के उसके अंदर प्लांट और एनिमल्स मौजूद हों, डिवेल्प्ड बाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के ज़रिए जो है वो डिवेल्प्ड हो। एक और करैक्टर इसका ये आता है कि करेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म लाइफ फॉर्म ऑफ वेजिटेशन, कि उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेशन सच एज ग्रासेस और कॉनिफेरस ट्रीज़ मौजूद होते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि सम मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम आर, फॉर एग्जांपल के बायोम कौन से हो सकते हैं, फॉरेस्ट बायोम है, ग्रास लैंड है, या फिर डेजर्ट है। अब ये तमाम जो बायोम्स होते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट है, काफ़ी सारे बायोम मिलके जो एक यूनिट बनाते हैं, उसे प्लेनेटरी इकोसिस्टम कहा जाता है। बायोम होता क्या है बच्चे, याद रखना कि एक ब्रॉड या लार्ज जियोग्राफिकल रीजन के एक बहुत बड़ा इलाका, वसी इलाका, जो बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स पर मुश्तमिल हों, और उसके अंदर जो है वो यूनिफॉर्म वेजिटेशन मौजूद हो, कि जो ग्रासेस और कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं वो परमानेंटली उसके अंदर मौजूद हों। अब इस एरिए को हम नाम देते हैं बायोम का। अब बायोम जो है बच्चे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल बायोम कौन से हो सकते हैं, बायोम जो है वो फॉरेस्ट बायोम हो सकता है, ग्रास लैंड हो सकता है, या फिर डेजर्ट हो सकता है। कंबाइंड द बायोम्स ऑफ अर्थ टुगेदर फॉर्म द प्लेनेटरी इकोसिस्टम, कि जब हम काफ़ी सारे बायोम्स को, फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट, इसी तरह और भी होते हैं, सबको जब हम कंबाइंड कर देते हैं कलेक्टिवली, जब हम सब बायोम की बात करते हैं, तो फिर उसे हम नाम देते हैं प्लेनेटरी इकोसिस्टम। अब बच्चे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बाय कंबाइनिंग द बायोम्स वी गेट प्लेनेटरी इकोसिस्टम, या फिर बायोम क्या हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे। हम कहते हैं कि एक ब्रॉड के वसी जियोग्राफिकल रीजन हो जिसके अंदर बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स हों, और ये डिवेल्प की गई हो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के ज़रिए। और जब हम इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एक करेक्टर ये भी मौजूद होना चाहिए कि इट शुड हैव यूनिफॉर्म लाइफ फॉर्म ऑफ वेजिटेशन, कि इसके अंदर थ्रू आउट जो है वो ग्रासेस या कॉनिफेरस ट्रीज मौजूद हों, कभी भी उसके अंदर वेजिटेशन जो है वो ख़त्म ना हो। फॉर एग्जांपल कि फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, या फिर डेजर्ट है, बायोम कहलाता है। कंबाइंड द बायोम ऑफ अर्थ टुगेदर फॉर्म द प्लेनेटरी इकोसिस्टम, जब हम काफ़ी सारे बायोम को इकट्ठा करते हैं तो फिर जो है वो प्लेनेटरी इकोसिस्टम बनाते हैं। इसके बाद बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ बायोस्फीयर, व्हाट डू यू नो अबाउट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। याद रखना जो बायोस्फीयर होता है हमारे अर्थ की वो थिन लेयर जिसके अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हों, बायोस्फीयर कहलाता है। Organisms within biosphere not only adapt themselves to environment but also interact to modify and control chemical and physical condition of the biosphere.
अब देखें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिर्फ वहाँ पर जो है वो रहते नहीं हैं, बल्कि वो हमारे इन्वायरमेंट की, हमारे बायोस्फीयर की फ़िज़िकल और केमिकल कंडीशंस को भी चेंज करते हैं या मॉडिफाई भी करते हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं। अब बच्चे, जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है उसे हैबिटेट कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म लिव इन हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या होता है कि एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, के एक एक्चुअल पोजीशन जो है, एक्चुअल लोकेशन है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जहाँ पर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है, उसे हम जो है वो हैबिटेट कहते हैं। अच्छा बच्चे, एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हम कहते हैं कि हैबिटेट एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, कि किसी ऑर्गेनिज्म की जो एक्चुअल लोकेशन होती है या जिस जगह पर वो रहता है उस जगह को हम उसका हैबिटेट कहते हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ निच, व्हाट डू यू नो अबाउट निच, के निच क्या होती है। याद रखना कि द रोल ऑफ अ स्पीशी, द रोल अ स्पीशी प्लेज इन अ कम्युनिटी, के कोई एक कम्युनिटी है उसके अंदर कोई स्पीशी अपना जो रोल प्ले करती है जो है, इंक्लूडिंग बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस, कि उसके असरात क्या हो सकते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है। अब जो वो उसका रोल होता है उसके रोल को हम निच कहते हैं। याद रखना निच क्या होता है कि रोल ऑफ अ स्पीशी इन ए कम्युनिटी, कि कोई कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के अंदर किसी स्पीशी का रोल क्या हो सकता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, कि कम्युनिटी के ऊपर क्या असरात हैं उसके, तो इसे हम नाम देते हैं निच का। अब एक और टर्म यूज़ करते हैं इकोलॉजिकल निच, के विद हैबिटेट आल्सो स्पेसिफाइड हाउ। इकोलॉजिकल निच क्या होती है कि देखें एक ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अपनी एनर्जी को हासिल करता है या मटेरियल को कैसे गेट करता है, हासिल करता है। फॉर एग्जांपल कि प्रीडेटर, प्रे एंड कंपीटिटर्स जो होते हैं एज वेल एज इट्स बिहेवियर एंड इंटरेक्शन आर कंसीडर्ड एलिमेंट ऑफ इट्स निच, कि हमारे पास कोई प्रीडेटर है, परी है या कंपटीटर्स हैं, वो किस तरह से जो है वो अपनी एनर्जी खुराक हासिल करते हैं या अपने जो है वो फूड को कैसे हासिल करते हैं, या फिर उनका बिहेवियर कैसा होता है और उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है। इस सब को हम जो है वो उसकी हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ निच। इसके बाद बच्चे एक नेक्स्ट हमारे पास जो, अगर हम देखें थोड़ी सी हिस्ट्री को, निच की हिस्ट्री क्या हो सकती है, तो हम कहते हैं कि एक साइंटिस्ट था जोसेफ ग्रीनल। जोसेफ ग्रीनल एक अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट था। उसने 1917 में फर्स्ट टाइम टर्म निच इन इकोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब की थी, फर्स्ट प्रपोज्ड द टर्म निच इन इकोलॉजी। एक साइंटिस्ट है जोसेफ ग्रीनल, अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट था, उसने जो है वो फर्स्ट टाइम टर्म इकोलॉजी के अंदर जो है एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई, निच। अब उसको कहता है कि हैबिटेट एंड निच आर क्लोजली रिलेटेड, के जो हमारा मस्कन होता है जहाँ पर हम रहते हैं वो और जो हमारा रोल होता है वो एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेटेड होते हैं। अब उसने जो है वो निच को डिफाइंड कैसे किया था, उसने जो है वो निच को डिफाइंड किया था कि द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट। उसने कहा था कि जो निच होती है वो अकॉर्डिंग टू जोसेफ ग्रीनल, जो निच है वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट विद इन विच अ स्पीशी इज रिस्ट्रेन्ड बाय द लिमिटेशंस ऑफ इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स फिजियोलॉजी। वो कहता है कि जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की वजह से किसी एक हम कहते हैं कि लिमिट के अंदर किसी भी स्पीशी की डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक स्पीशी है वो एक ख़ास लिमिट के अंदर मौजूद रहती है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट को उसने जो है वो निच का नाम दिया था। एक और साइंटिस्ट है चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने कहा कि द बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी, के एक कम्युनिटी है उसके अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिक रोल प्ले करता है तो उसे जो है वो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एल्टन उसके रोल को हम निच कहते हैं। और इसी तरह बच्चे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसने जो है वो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि निच एज द स्पीशीज ऑक्यूपेशन, के कोई स्पीशी है, स्पीशी का ऑक्यूपेशन क्या होता है, उसका ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है कि उसका प्रोफेशन क्या है, उसका जो है वो काम क्या है वहाँ पर, तो इससे भी जो है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एल्टन हम निच कह सकते हैं। अब मोस्टली ये होता है क्या है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एल्टन इट रेफर्स टू अ प्रोफेशन और जॉब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, के कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने इकोसिस्टम के अंदर उसका पेशा क्या है, उसकी जॉब क्या है, वो क्या काम करता है, ये उसकी निच कहलाएगी।
इकोसिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट जॉब्स और वे ऑफ लाइफ के। देखें इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हर किसी की अपनी जॉब होती है, हर किसी का अपना काम होता है, हर किसी की ज़िंदगी गुजारने का जो है वो अपना तरीका होता है, हर किसी का फीडिंग प्रोसेस खुराक हासिल करने का तरीका भी अपना होता है। इसी तरह बच्चे हम कहते हैं कि ये तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो बेसिक इंटरेक्शन होता है उसकी बुनियाद पर होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग हम कहते हैं ना कि एक कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं याद रखना हर ऑर्गेनिज्म की काम अपना होगा, हर ऑर्गेनिज्म का वे ऑफ लाइफ अपना होगा, हर ऑर्गेनिज्म का फीडिंग प्रोसेस अपना होगा, हर ऑर्गेनिज्म जो उस इन्वायरमेंट के अंदर रहता है या उस इकोसिस्टम के अंदर रहता है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन का तरीक़ाकार भी जो है वो हर किसी का अपना होता है, कोई दूसरे के ऊपर जो है वो वेरी नहीं करता। इसी तरह बच्चे इसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट देखें तो टाइप्स ऑफ इकोलॉजी है कि इकोलॉजी के टाइप्स क्या होती हैं। दो तरह की होती है, आर्ट इकोलॉजी और सेन इकोलॉजी। देखिए आर्ट इकोलॉजी क्या है कि अगर कोई इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर अगर हम सिंगल पॉपुलेशन का रिलेशनशिप को कि एक सिंगल पॉपुलेशन है उसका उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, सिंगल पॉपुलेशन के और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो वो आर्ट इकोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जांपल के हम जो है वो 50 to 100 प्लांट्स ऑफ सोयाबीन इन ऑर्डर टू नो द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन कि एक हमारे पास फसल हमने ग्रो कराई सोयाबीन की, उसके 50 से 100 पौधे थे, वहाँ पे हमने जो है वहाँ पर वाटर पोल्यूशन को उनकी ग्रोथ और यील्ड के ऊपर वाटर पोल्यूशन की इफ़ेक्ट को स्टडी करना है। तो इस तरह क्योंकि हम सिर्फ एक ही पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं सोयाबीन की पॉपुलेशन को तो वो आर्ट इकोलॉजी कहलाती है। लेकिन बच्चे अगर हम स्टडी करते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ कि एक कम्युनिटी है उसके अंदर काफ़ी सारी मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं, उनके मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का उनके इन्वायरमेंट के साथ अगर हम इंट्रैक्शन स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो उसे हम सेन इकोलॉजी भी कहते हैं और उसे हम जो है वो कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं। इसी तरह बच्चे एक और जो है शॉर्ट क्वेश्चन कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या हो सकते हैं। याद रखना कि बायोटेक कंपोनेंट और ए बायोटेक कंपोनेंट पीछे भी हम जो है वो डिस्क्राइब कर चुके हैं। बायोटेक कंपोनेंट इंक्लूड आल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोटेक कंपोनेंट के अंदर जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। और इसी तरह बच्चे जो बायोस्फीयर एक इंपॉर्टेंट MCQs होता है कि स्प्रेड आउट ओवर द सरफेस ऑफ प्लांट अर्थ एक्सटेंडेड अबाउट 8 to 10 किलोमीटर और ये जो बायोस्फीयर होता है ये एक्सटेंड है 8 से 10 किलोमीटर। और ए बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो तमाम नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं लाइक एयर है, वाटर है और सॉइल है। और देखें कि इकोलॉजी के अंदर हम एयर, वाटर और सॉइल के लिए अलग-अलग टर्म यूज़ करते हैं। एयर के लिए हम एटमॉस्फेयर यूज़ करते हैं, वाटर के लिए हाइड्रोस्फीयर और सॉइल के लिए जो है वो हम लिथोस्फीयर यूज़ करते हैं। इसी तरह बच्चे हम प्रोसेस इन इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस होते हैं। मेनली 3 प्रोसेस हैं कि 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं और वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, एबल टू मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक फूड ऑफ आर सिमिलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कंज्यूमर क्या होते हैं, याद रखना वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली एनिमल्स जो हम कहते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड हासिल करते हैं, तमाम हेट्रोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं कि मोस्टली फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से अपनी खुराक हासिल करते हैं। डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल से अपनी खुराक हासिल करते हैं। कैसे, वो दे रिलीज़ केमिकल एलिमेंट एज आइंस, जो मेन केमिकल आइंस जो है वो वहाँ से निकालते हैं, वो नाइट्रेट हैं, अमोनिया है, फास्फेट है, पोटाशियम है और कैल्शियम है। दैट्स ऑल बच्चे कि यहाँ तक जो है हमने अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया। इसके अंदर जो है हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़े। इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वहाँ पर हम जो है वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से और भी डिस्कस करेंगे। याद रखना कि जो प्रोसेस इन इकोसिस्टम एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटेक और एबायोटेक का जो इंटरेक्शन होता है
तो बच्चे हम कहते हैं इसके अंदर मेनली जो होता है वो फीडिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ केमिकल, जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म उसको ईट करता है तो जो है वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह जो है वो मूव करते रहते हैं। में 3 ग्रुप्स हैं। प्रोड्यूसर हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, कंज्यूमर होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, हेट्रोट्राफ होते हैं, और डीकम्पोजर्स फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं जो डेड डिकेइंग प्लांट और एनिमल से जो है वो हासिल करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सॉरी बच्चे, एक और टॉपिक है हमारे पास कि जो फूड चेन है वो भी हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। फूड चेन और फूड वेब क्या होते हैं? तो देखें, फूड चेन क्या होता है कि द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथे को पाँचवें एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करता है। तो हम ये जो चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, इसे हम नाम देते हैं फूड चेन का। देखें, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, के तमाम एनिमल्स जो हैं वो खुराक के लिए अपने जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरह ईगल में ईट ब्लू बर्ड, ईगल जो है वो ब्लू बर्ड को खाता है, बट ब्लू बर्ड ईट इंसेक्ट लाइक कैटरपिलर एंड कैटरपिलर फीड्स ऑन ग्रास और ग्रीन लीव्स। इस तरह ये एक चेन बनती है कि जो ग्रीन प्लांट्स या ग्रासेस थे उनको कैटरपिलर ने ईट किया, कैटरपिलर को इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को बर्ड ने, बर्ड को जो है हम कहते हैं कि अपना हो गया ईगल हो गया, और ईगल को एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं प्लांट्स को। इस तरह बच्चे हम कहते हैं एक चेन बनती है जिसे हम नाम देते हैं फूड चेन का। देखें, यहाँ पर एक जो है वो ग्रासेस हैं, ग्रासेस को कैटरपिलर प्राइमरी कंज्यूमर, कैटरपिलर प्राइमरी कंज्यूमर है। अब प्राइमरी कंज्यूमर कैटरपिलर को जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग ईट करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग को जो है वो स्नेक टर्शरी कंज्यूमर ईट करता है। अब टर्शरी कंज्यूमर जो है वो स्नेक है, उसको जो है वो हॉक एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करता है, और इसी ये फाइनल कंज्यूमर होते हैं। और हॉक की जब डेथ हो जाती है तो इनके डेड बॉडीज़ को फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं। अब इस तरह ये एक चेन बनी जिसके अंदर फूड जो है वो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर से फाइनल कंज्यूमर, और फाइनल कंज्यूमर के बाद जो है वो डिकम्पोजर्स तक पहुंची। इस तरह जो फ्लो ऑफ फूड है या खुराक की जो मूवमेंट है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे जो है वो एक चेन के अंदर, तो इस तरह इस चेन को या फीडिंग रिलेशनशिप को मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान, इस रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं फूड चेन का। इसी तरह एक और है हमारे पास फूड वेब। ये फूड वेब क्या होती है? हम कहते हैं फूड वेब इज़ एक्चुअली द कम्बिनेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ मैनी फूड चेन्स, कि इस तरह की जो काफ़ी सारी जो फूड चेन्स होती हैं इस तरह की, कि जब ये एक चेन है तो फूड चेन कहलाएगी, अगर इस तरह काफ़ी सारी इंटरकनेक्टेड चेन हो तो उसे हम नाम देते हैं फूड वेब का। तो याद रखना बच्चे कि द कम्बिनेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ मैनी फूड चेन्स, कि काफ़ी सारी फूड चेन्स का जो इंटरकनेक्शन होता है या कम्बिनेशन होता है उसे हम नाम देते हैं किस चीज़ का? फूड वेब का। और दूसरी बात हम इसके लिए कहते हैं कि फूड वेब आर नॉट सिंपल, ये बहुत कम्प्लेक्स होती हैं। क्यों? बिकॉज मोस्ट एनिमल ईट मोर देन वन टाइप ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम एज फॉक्स डज नॉट फीड इंटायरली। अच्छा, इसके बाद बच्चे हम कहते हैं कि ऑल फूड चेन्स एंड फूड वेब्स बिगिन विद अ ग्रीन प्लांट। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो हमारे पास तमाम फूड चेन या फूड वेब्स होते हैं बिगिनस विद अ ग्रीन प्लांट, कि इनको जो है वो ग्रीन प्लांट्स जो है से जो है वो स्टार्ट होती हैं, एंड मे कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 लिंक और ट्रैफिक लेवल, और हर के अंदर जो है वो 3 to 5 ट्रैफिक लेवल हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs है यहाँ से कि तमाम फूड चेन या फूड वेब्स जो होती हैं बिगिनस विद ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती हैं। ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। मे कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 लिंक्स, और इनके अंदर जो है वो 3 से 5 जो है वो लिंक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इसकी डायग्राम दी हुई है, ये यहाँ पर देखें बच्चे, हमारे पास प्रोड्यूसर ग्रासेस है, ये फूड वेब है। अब एक चेन यहाँ से ग्रासेस से रैबिट है, रैबिट से जो है वो
डॉग, डॉग से डॉग तक। इसी तरह बच्चे हम कहते हैं ग्रास को रैबिट ईट करता है, रैबिट को जो है ऑल भी खा जाता है, रैबिट को जो है वो यहाँ पर ये भी खा जाता है, T3 भी ईट कर सकता है। इस तरह यहाँ पर एक चेन है, ग्रास को डायरेक्ट रैट खाता है, रैट को ऑल, और ऑल को जो है वो डॉग। यहाँ पर एक और चेन बन गई, ग्रास है, ग्रास को बीटल प्राइमरी कंज्यूमर, और बीटल को फिर ऑल, और ऑल को फिर डॉग जो है। इस तरह बच्चे हम कहते हैं कि तमाम जो मुख्तलिफ़ किस्म की, यहाँ से एक चेन यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ चेन बन रही है, यहाँ से यहाँ चेन बन रही है, यहाँ से यहाँ चेन बन रही है। इसी तरह T1 से T2, T3 ऑल और डॉग, यहाँ पर एक चेन बन रही है। तो इस तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो चेन्स होती हैं, ये तमाम मुख्तलिफ़ किस्म की फूड चेन्स मिल के जो है वो फूड वेब बनाती हैं। तो बच्चे यहाँ तक जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।